प्रिय छात्र, आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत निहित कविता पतंग पढ़ेंगे, जिसके लेखक आलोक धनवा हैं। पाठ प्रवेश से पहले कवि परिचय से परिचित हो लेते हैं। कवि आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई 1948 को बिहार के मुंगेर जिला अंतर्गत बेलबिहमा गांव में हुआ था। आलोक धनवा को हिंदी साहित्य के उन कवियों में गिना जाता है जिन्होंने कविता को एक नई पहचान दी। इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बच्चों के कार्यों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों के उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर बच्चे विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। अब हम लोग कविता प्रवेश करते हैं। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अर्थात कवि कहना चाहता है कि अब भादों के महीने की तेज बौछारों वाला मौसम चला गया है, अर्थात बरसात का मौसम अब समाप्त हो चुका है और शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। शरद ऋतु चमकीली साइकिल चलाते हुए, तेज घंटी बजाते हुए चला आ रहा है। यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। मौसम अपने चमकीली इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए आकाश इतना मुलायम कर दिया है कि मौसम साफ हो गया है। बच्चे दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज़ पतला कागज़ का प्रयोग, बांस की सबसे पतली कमानी का प्रयोग करके पतंग उड़ा सकें। पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियाँ, किलकारियाँ मारने लगते हैं। इसके साथ ही रंग बिरंगी तितलियों का झुंड मन को मोह लेती है। कवि आगे कहता है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि कहता है कि बच्चे जन्म से ही कपास जैसी कोमलता और लोचपन लिए रहते हैं। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी बच्चों के पीछे पीछे घूमती रहती है। बच्चे हर समय दौड़ते रहते हैं। वे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए झूले की पेंग की तरह आगे पीछे दौड़ते हैं। उनमें पेड़ की डाल की तरह लचीला वेग रहता है। बच्चे पतंग उड़ाते समय इतना विशुद्ध रहते हैं कि वे छतों के खतरनाक किनारों पर भी चढ़ जाते हैं। उनका ध्यान केवल पतंग उड़ाने पर लगा रहता है। कविता का अंतिम अंश इस प्रकार है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और जब बच जाते हैं तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहता है कि बच्चे पतंग उड़ाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें छतों के खतरनाक किनारों का आभास ही नहीं रहता और अगर गिरने से बच जाते हैं तो अब वे और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने सीना तान कर पतंग उड़ाते हैं, अर्थात वे बहुत ही साहसी और निडर हो जाते हैं।
अब इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। कवि ने प्रस्तुत कविता में कहना चाहता है कि तेज वर्षा वाला मौसम भादो अब चला गया है, उसकी जगह पर अब शरद ऋतु आ गया है। इस ऋतु में सुबह सूरज की खरगोश जैसी आँखों वाली। अब इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। इसका उत्तर है कि कवि ने प्रस्तुत कविता में कहना चाहता है कि तेज वर्षा वाला मौसम भादो अब चला गया है, उसकी जगह पर अब शरद ऋतु आ गया है। इस ऋतु में सुबह सूरज खरगोश की आंखों जैसी लाल दिखाई दे रहा है। चमकीली साइकिल चलाते हुए घंटियां बजाकर अपने आने की सूचना दे रहा है। आकाश बहुत मुलायम हो गया है जो पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल है। अब दूसरा प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कवि कहता है कि बच्चे जन्म से ही कपास की तरह कोमल और मुलायम होते हैं। वे पतंग उड़ाने में इतना तल्लीन होते हैं कि छतों के खतरनाक किनारों का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। वे पतंग उड़ाने के लिए बेसुध होकर दौड़ते हैं। अतः कहा जा सकता है कि कपास उनकी कोमलता को अभिव्यक्त करता है। तीसरा प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। इसका उत्तर है, कवि कहता है कि बच्चे जन्म से कपास की तरह कोमल मुलायमदार होते हैं। वे पतंग उड़ाने में इतने तल्लीन रहते हैं कि छतों के खतरनाक किनारों को भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। वे पतंग को उड़ाने के लिए बेसुध होकर दौड़ते हैं, मानो वे स्वयं पतंग हो गए हैं और पतंग के समान उड़ रहे हों। अतः कपास उनकी कोमलता को अभिव्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। इसका उत्तर है, बच्चे कोमल होते हैं, वे पतंगों के समान उड़ना चाहते हैं। वे पतंग उड़ाने में इतना तल्लीन रहते हैं कि कभी छतों के खतरनाक किनारों से बच जाते हैं तो उनकी निर्भीकता और अधिक बढ़ जाती है, जिससे सूरज के सामने सीना तान कर पतंग उड़ाते हैं। पृथ्वी बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। वास्तव में बच्चे पतंगों के सहारे आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, अतः वे स्वयं पतंग के समान बन गए हैं।